हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के हिंदी के पार्ट 5 क्या निराश हुआ जाए के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। प्रश्न है यहाँ पर, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी कि बिना कारण ही उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो इसका आंसर होगा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए, तब ही दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, यानी कि उन्हें जान जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो किसके परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इससे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, तो इससे अविश्वास बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दो लेखक और बस यात्रा। इससे पहले पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा अपनी बस यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें बस खराब होने के कारण वे समय पर गंतव्य तक पहुंचने की आशा छोड़ देते हैं। और इस पाठ में लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया एवं अलग अनुभव करते हैं। ये दोनों लेखक जब मिलते तो कुछ इस तरह बातचीत करते हैं। हरि, नमस्कार भाई हजारी, कैसे हो। तो हजारी इस पर कहते हैं, नमस्कार, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अपनी सुनाओ, कुछ सुस्त से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो इस पर हरि ने कहा, भाई क्या बताऊं, परसों मैंने ऐसी बस से यात्रा की जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, उसकी थकान अब तक नहीं उतरी है। तो हजारी इस पर बोलते हैं, क्या उस बस में सामान रखने की जगह नहीं थी, यह सामान ज्यादा था जिसे लेकर तुम बैठे रहे। तो इस पर हरि ने कहा, यार मेरे पास सामान तो था ही नहीं, वह बस बिल्कुल टूटी फूटी खटारा थी, वह किसी बुढ़िया जैसी कमजोर तथा जर्जर हो रही थी। हजारी ने कहा, टूटी फूटी बस से थकान कैसी, तुम तो सीट पर बैठे थे ना। तो इस पर हरि ने कहा, मैं तो सीट पर बैठा था, पर जब बस स्टार्ट हुई और चलने लगी तो पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी, लगता था कि हम इंजन पर बैठे हैं। बस की खिड़कियों के कांच टूटे थे, जो बचे थे वे भी गिरकर यात्रियों को चोटिल कर सकते थे। मैं तो खिड़की से दूर बैठ गया। 8-10 मील चलते ही हम
टूटी सीटों के अंदर थे, पता नहीं लग रहा था कि हम सीट पर हैं या सीटें हमारे ऊपर। तो इस पर हजारी ने कहा, क्या तुम अपने गंतव्य पर समय से पहुंच गए थे, यानी कि जहां तुम्हें जाना था वहां समय पर पहुंच गए थे। तो हरी ने इस पर कहा, ऐसी बस से भला समय पर गंतव्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बस रास्ते में दसों बार खराब हुई, उसकी लाइट भी खराब हो गई थी। मैंने तो ये सोच लिया था कि जिंदगी इसी बस में ही बीत जाएगी। मैं तो गंतव्य पर पहुंचने की आशा छोड़कर आराम से मित्रों के साथ गपशप करने लगा। तुम अपनी सुनाओ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो इस पर हजारी ने कहा, मित्र मैंने तो कल बस की यात्रा की थी और मेरी भी यात्रा अविस्मरणीय है, यानी कि जिसे मैं भूल नहीं सकता। पर तुम्हारी यात्रा से अलग है। तो हरी ने कहा होगा इस पर कैसे। हजारी ने कहा, मैं बस में अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था कि एक सुनसान जगह पर हमारी बस खराब हो गई। तो इस पर हरी ने कहा, सुनसान जगह पर, क्या बस को लुटेरों ने लूट लिया। तो इस पर हजारी ने कहा, नहीं, हमारे बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर चलता बना। तो हरी ने कहा, चलता बना, कहाँ चला गया वह, कहीं वह लुटेरे से तो नहीं मिला था। तो हजारी ने कहा, मित्र सभी यात्री ऐसा ही सोच रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को अलग ले जाकर बंधक बना लिया कि यदि लुटेरे आते हैं तो पहले इसे ही मार दें। हरी ने कहा कि फिर क्या हुआ, क्या लुटेरे आ गए। तो हजारी ने कहा, नहीं, लुटेरे तो नहीं आए, पर कंडक्टर दूसरी बस लेकर आया, साथ में मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया। उस बस से हम सभी 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गए। तो हरी ने कहा, बहुत अच्छा कंडक्टर था वह, तो ऐसे कंडक्टर कम ही मिलते हैं। पर उस ड्राइवर का क्या हुआ। हजारी ने कहा, हम सभी ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, हमने उसे समझने में भूल कर दी थी। तो हरी ने कहा, मित्र हम सभी इंसान हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमें सभी को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इस पर हजारी ने कहा, मित्र यह हमारा दोष नहीं है, समाज में गिरते मानवीय मूल्यों का परिणाम है। यहाँ हर किसी को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इस पर हरी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो हजारी कहता है नमस्कार। तो इस तरीके से उन दोनों में बातचीत हो सकती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। क्यों। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चिन्ह दिए गए हैं। तो यदि किसी विराम चिन्ह का प्रयोग करने हेतु कहा जाए तो मैं शीर्षक के अंत में प्रश्नवाचक, यानी कि कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहूंगी। मैं यह चिन्ह इसलिए लगाना चाहूंगी कि मैं उन लोगों से प्रश्न कर सकूं जो कहते हैं कि अब ईमानदारी और इंसानियत खत्म हो गई है। क्या उनके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी जब किसी ने उनकी सहायता बिना किसी स्वार्थ के की हो। सहायता किसी को मात्र पैसे या वस्तु देकर नहीं की जा सकती, अपितु सही समय पर सही वस्तु देकर भी सहायता की जा सकती है। जैसे लेखक ने लिखा कि बस के खराब होने पर उनके बच्चे भूख व प्यास से बिलख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो क्या लेखक के पास पैसे नहीं थे। उनके पास पैसे अवश्य थे, पर उनकी बस ऐसे स्थान पर खराब हो गई थी जहां भोजन व पानी नहीं मिल सकता था। यही कारण है कि कंडक्टर द्वारा लाया गया दूध उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण था। इसका तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी चीज़ों की मदद भी सहायता कही जाती है। अतः कंडक्टर द्वारा किया गया कार्य इंसानियत ही कहलाएगा, क्योंकि उसने यह कार्य बिना किसी स्वार्थ के किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। तर्क सहित आपको आंसर देना है। तो आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है।
मैं इस कथन से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो मेरे विचार से हमारे मनीषियों ने उस भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहें, उनके बीच आपसी सौहार्द हो, वे एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखें। भारत प्राचीन काल में विश्व के लिए आदर्श था, वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप बनाए रखे। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाएं तथा इसे बनाए रखें। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो आप ही अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सभी स्वस्थ, निरोग, शिक्षित, संपन्न तथा ईमानदार हों। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहें। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामो निशान न हो। इस देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो। यहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। अब यहाँ अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी कि स्पर्धा यानी कि होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहने नहीं चाहता, जैसे कि चरम और परम। चरम, परम, भीरू और बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़ों को हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो आपको 12 उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास के 12 उदाहरण हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सुख और दुख यानी कि सुख दुख, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। अब प्रश्न है पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो कौन कौन से हैं? बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर। हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा है, जैसे कि भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी आदि। तो ये जो हैं तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो ये थे आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.